Hello everyone, this is another question of your death chapter, या death of a partner, which is most important question. तो सबसे पहले आप समझिए इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है। इसमें P एंड Q एंड R तीन पार्टनर हैं। पहले क्या कह रहा है, P, Q एंड R तीन पार्टनर्स हैं। P हो गया, Q हो गया और R हो गया, जिनका रेशियो दे रखा है आपको 2:1:1 का। ठीक है, तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को 62 के अप्रॉक्स में होगा, वही आपकी DK गोयल बुक का है। तो इसमें कह रहा है, साइड में क्वेश्चन भी शो हो रहा है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास नहीं भी है तब आप उसको भी देख सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो PQR की, और जो इसमें बता रहा है कि इवन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर विल बी इंटाइटल्ड टू बी पेड आउट। बता रहा है किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसके एग्जीक्यूटर को पे आउट किया जाएगा। तो इसमें फटाफट हम देखते हैं कि पे आउट करने के पहले आपको मालूम है कि जैसे ही अगर एग्जीक्यूटर की बात करता है तो इसका मतलब हमें जानना होता है कि किस पार्टनर की डेथ हुई है, और फिर उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो ये बता रहा है कि हमें आर की जो डेथ हुई है वो हुई थी 1 जुलाई को, 1 जुलाई 11 में। यानी आपको याद रखना है कि जो भी हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है वो 31 मार्च होता है। अब आपको इसके महीने भी काउंट करने होंगे और साथ ही साथ इसका कैपिटल अकाउंट भी बनाना होगा। तो फटाफट हम ड्रॉ कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब तीन पार्टनर है तो इसमें आपको कंबाइंड क्वेश्चन कराएंगे, तीन पार्टनर का अकाउंट कैसे आप ड्रॉ करोगे इसको सीखना है आपको। ठीक है, जिसमें से आपका ये पार्टिकुलर हो जाएगा, यहाँ पे P का हो जाएगा, ये Q का हो जाएगा, ये R का हो जाएगा, ये पार्टिकुलर हो जाएगा, ये P का हो जाएगा, ये Q का और ये R का। अब आपको सिंपल सी बात है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते ही आपको हमने बताया था कि सबसे पहले आपको लिखना होता है बैलेंस BD। तो यहाँ पे लिखोगे आप बाई बैलेंस BD। PQR का जितना ही बैलेंस दे रखा है, P का देखिए उसमें 15,000 है, 15,000 इसका बैलेंस लिख दो, 10,000 इसका बैलेंस लिख दो, और 10,000 R का भी बैलेंस आपको लिखना है। याद रखिएगा हमने एक चीज़ और भी कही थी कि जो भी बैलेंस शीट आपकी पुरानी है उसको चेक करिए, क्या उसमें रिजर्व है, कोई आपका इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व इस प्रकार का होता है, या इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व हो गया आपका, और क्या इसमें दे रखा है एम्प्लॉई कंपनसेशन रिजर्व हो गया और कंटेंजेंसी रिजर्व हो गया। जितने भी रिजर्व होते हैं जो आपको बताए थे बांटने वाले के, बस एक बात याद रखिएगा, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड अगर आपको दे रखा हो तो उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, वो एज इट इज नई बैलेंस शीट में जाएगा। तो सबसे पहले आपको समझना है इसमें कि जो आपको दे रखा है एम्प्लॉई कंपनसेशन रिजर्व, एम्प्लॉई कंपनसेशन रिजर्व, इसका कोई नहीं है, आपको जिस रेशियो पे दे रखा है, ये आपको अमाउंट दे रखा है, ये दे रखा है 8,000। अब 8,000 को अगर 2:1:1 में बांटोगे तो इसका आएगा 4,000, और इसका आएगा 2,000, और इसका भी आपका 2,000 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें एक और रिजर्व दे रखा है कंटिजेंसी रिजर्व, देखिए उसमें, ठीक है, ये है आपका 12,000, 12,000 में से 6,000 आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा, और ये भी 3,000 आ जाएगा। फिर हमने कहा था कि आप चेक कर लो ज़रा कि कहीं और कुछ तो नहीं बटने को, तो हमने देखा कि उसमें इसके अलावा कुछ भी चीज़ें बटने को नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको बाई P&L सस्पेंस अकाउंट रख लेना है, और बाई, अब यहाँ पे दो पार्टनर आएंगे गुडविल की हिस्से, जिसको हमने कहा था गुडविल को आपको याद रखना है, गुडविल पार्टनर को मिलेगी। सबसे बड़ी समस्या होती है आपको यही दो अमाउंट कैलकुलेट करने की। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन पे चलना होता है, क्या कहता है देखते हैं जरा। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, एक एक पॉइंट समझ कर चलते हैं हम लोग। द कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट, जो उसकी बैलेंस शीट में दे रखा है वही कैपिटल उसको देना है। हमने कहा ठीक है, हमने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। सेकेंड पॉइंट कहता है हिज प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्व एट द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट, जो इसके रिजर्व बांटना है वो जो पुराना रेशियो दे रखा है बैलेंस शीट में उसके अकॉर्डिंग ही बांटना है। फिर थर्ड पॉइंट कह रहा है हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ द डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर प्लस 10%। तो हमने कहा पहले अगर लास्ट 3 ईयर का आपको पहले एवरेज निकालना होगा, लास्ट 3 ईयर का एवरेज निकालोगे, यानी एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। तो इसमें दे रखा है 16 प्लस 16 प्लस 15,400, 3 से डिवाइड करोगे, अमाउंट आपका कितना आ रहा होगा, ये अमाउंट आ रहा है आपका 15,800। ये आया है आपका फर्म का
कुल मिला के टोटल एवरेज प्रॉफिट। तो इसने कहा है कि जो इसको पैसा मिलना है, यानी प्रॉफिट का जो हिस्सा मिलना है, एवरेज प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा प्लस 10% और भी मिलेगा। हमने कहा एवरेज प्रॉफिट आया है तो एवरेज प्रॉफिट से पहले इसका किसका आर शेयर ऑफ प्रॉफिट, आर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो भी 15,800 आपका अमाउंट आया था उसका पहले महीने काउंट करेंगे। तो आप जुलाई तक देखिए जरा, अप्रैल मई और जून, जुलाई को काउंट नहीं करेंगे, 3/12 लगेगा, मंथ भी लगेगा। और इसका हिस्सा कितना था, 1/4 का है, तो 1/4 लगा दीजिए। देखिए जरा कितना आता है, 4। तो यहाँ से इसका कैलकुलेट करोगे तो इसका अमाउंट आएगा आपका समथिंग 987.50। अब समझिए इसने कहा था कि आर का जो शेयर देना है प्रॉफिट का, वो एवरेज प्रॉफिट का हिस्सा देना है, साथ में प्लस 10% और देना है। हमने कहा इसका 10% कितना होता है, प्लस इसमें 10% और करिए भाई, 10% आपको लगभग 98 रुपीज़ और 75 पैसा पड़ेगा। तो आप ओवरऑल जब इसको निकालोगे, जो तुम दोनों टोटल करोगे 987, यानी उसका जो प्रॉफिट है, मुझे पता नहीं आपको साइड में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा आप लोग निकाल सकते हो कि एवरेज प्रॉफिट का 3/12, क्योंकि आपको 3 मंथ्स का निकालना है, और 1/4 भी लगाओगे क्योंकि आपको मालूम है कि आर का जो हिस्सा है वो 1/4 का है। तो फटाफट चलते हैं इसमें ज़रा निकालते हैं। इसका अमाउंट आप जब चेक करोगे तो लगभग 1086 के अप्रॉक्स आप लिख दीजिएगा, क्योंकि 75 पैसे को हमने सीधे सीधे 1 रुपये मान लिया है, तो यानी आपको यहाँ पे दिखा देना है। बाकी पार्टनर को बोले सर प्रॉफिट क्यों नहीं मिल रहा, तो हमने कहा बाकी पार्टनर का जो प्रॉफिट है वो जब बैलेंस शीट जब फाइनल बनेगी नेक्स्ट फाइनल 31 मार्च को तभी दिया जाएगा। तो अभी आपको सिर्फ आर का निकालना है। आर का आया है 1000, यानी 1086, इसको हमने दे दिया, इन दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। फिर आपका अगला पॉइंट कहता है डी नंबर का, पूछ रहा है गुडविल के लिए। तो हमने कहा गुडविल के लिए देखो हमने 2 पहले से बना रखे कि दोनों पार्टनर देंगे, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि दोनों पार्टनर देंगे। हमारा ये मानना होता है कि लगभग दोनों गेन कर रहे होंगे, लेकिन पहले आपको गेनिंग रेशियो निकालना होगा। अगर इस क्वेश्चन में नया रेशियो दे रखा है तब, तो कह रहा है बाय द वे ऑफ गुडविल हिज प्रपोर्शन ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर द 3 प्रीसीडिंग ईयर। जो आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है वो टोटल प्रॉफिट यानी निकाल लेना है प्रीसीडिंग 3 ईयर्स का। तो आपको निकालना होगा टोटल प्रॉफिट 3 ईयर का कितना आ रहा था, आपने निकाला था, तो इसका टोटल प्रॉफिट ऐड करने पे 47,400 आ रहा था, 47,400 आ रहा था। तो हम निकालेंगे आर शेयर ऑफ गुडविल। आर शेयर ऑफ गुडविल जब निकालोगे तो आपको मालूम है कि कितना 47,400 तीनों साल का प्रॉफिट हमारा हो रहा है, इसका 1/4 का हिस्सा है, तो इसकी 1/4 की हिस्सेदारी दे दीजिए इसको। हमने देखा कि लगभग इसका अमाउंट जब निकालोगे तो लगभग 11,850 निकल करके आएगा। ये अमाउंट मैं कहाँ से लिख देता हूँ, एक्चुअल में मैंने इस क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर रखा है ताकि अमाउंट निकालने में प्रॉब्लम ना हो। मेरे पास इसकी थोड़ा सा बहुत ही जल्द आपको लिख दे रहा हूँ, तो आपको ये सब करके देखना है। जब तक आप करके नहीं देखोगे तो आपको दिमाग में बैठेगा नहीं, वो चीज़ बैठेगा नहीं, ठीक है ना। तो आपको करके देखना पड़ेगा ना। अब 11,850 आर को गुडविल का हिस्सा मिलना है, लेकिन ज़रा सोचो आर तो जा रहा है तो देगा कौन, जो पुराने पार्टनर होंगे देंगे। लेकिन अब ये आपस में क्या करेंगे, समस्या आएगी। ये कहेंगे कि ये पी कहेगा तुम ज़्यादा दो, क्यों कहेगा तुम ज़्यादा दो। हमने कहा कि ऐसे नहीं, हमने जिसको जितना इसके जाने से, आर के डेथ होने से जिसको जितना फ़ायदा हुआ है पहले हम वो फ़ायदा निकालें कि तुम लोगों को कितना बेनिफिट हो रहा है। हमने कहा ठीक है भैया गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। क्या इसमें गेनिंग रेशियो के लिए नया रेशियो दे रखा है, गेनिंग रेशियो के लिए नया रेशियो दे रखा होगा तो तभी हम निकालेंगे, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए आपको इसमें कोई नया रेशियो नहीं दे रखा है, बहुत बढ़िया। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। कितना बचता है, 2:1 का रेशियो बचता है, यही इनका नया रेशियो होगा। इसमें अगर गेनिंग रेशियो निकालोगे तो 0-0 आएगा। इसका मतलब है कि इसको 2 लोग मिलकर देंगे, एक पी देगा और एक क्यू देगा। पी देगा 11,850 का 2/3 हिस्सा देगा, और यह देगा 11,850 का 1/3 हिस्सा, क्योंकि इसमें नया रेशियो कुछ भी नहीं दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, बट आपको हम इजी से लेकर के इसके अभी 2 से 3 क्वेश्चन अभी और आने वाले हैं, जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आप देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं कहता हूं कि आप उन क्वेश्चन को लगा लेंगे तो आपको शायद डेथ में प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ये मेरा क्या है मानना है।
तो फटाफट करते हैं। ये लोग पी कितना देगा तो हमने पहले लिख देना पी इज कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे क्यू इज कैपिटल अकाउंट जो हमने खाली रखा था। अब फटाफट देखेंगे कि अगर पी दे रहा है क्यू दे रखा है तो फटाफट इसको देखते हैं अमाउंट कितना आता है। 11,850 का जब निकालोगे तो यहाँ पे पी क्यू जो पेमेंट करेंगे वो कुछ इस प्रकार से करेंगे। 7,900 करेगा पी, 7,900 करेगा पी और 3,950 करेगा क्यू। अब बोले सर इसमें क्यों लिखा? हमने कहा देखो मिलना किसको है, आर को मिलना है, तो पैसा लिखोगे आर के कॉलम में और दे कौन रहा है, पी और क्यू दे रखा है, तो पी और क्यू के खाते से पैसा कम करना होगा। तो पी खाते से कम करना तो इस तरफ लिखना पड़ेगा। पी ने कितना दिया 7,900, 7,900 यहाँ लिख दो। क्यू ने कितना दिया था 3,950 और ये किसको दिया गया है तो आप लिखोगे टू आर को, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको इसमें दिखानी पड़ेगी। फिर और देखते हैं कि क्या इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं। फिर इसमें दे रखा था कि इसमें एक चीज़ कह रखी है उसने कि आर डेड ऑन 1 जुलाई ही हैज़ विदड्रॉ 5,000 टू द डेट ऑफ हिज डेथ। उसने 5,000 रुपये निकाल लिए थे जिस दिन उसकी डेथ हुई है। ठीक है भाई। द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट पार एंड आर एग्जीक्यूटर वर पेड ऑफ। जो इन्वेस्टमेंट है उसको बेच भी दिया गया है और ध्यान रखना है कि आपका जो 5,000 रुपये ड्राइंग निकाला गया था तो उसने आर ने निकाला था तो हमने फटाफट यहाँ पे लिख किया 5,000 इसके कम कर देना है। लिखोगे टू ड्राइंग विड्रॉ। ठीक है, विड्रॉवल। तो आसान सी भाषा में आपको लिखना है कि टू बैंक लिखोगे, वैसे तो टू बैंक लिखना चाहिए था, सही बात है, बैंक से हम पैसा निकाल लेंगे, ब्रैकेट में लिख देना विड्रॉ। ठीक है, विड्रॉवल इतना आप कर दीजिएगा और 5,000 रुपये आपको यहाँ पे रख देने हैं क्योंकि बैंक से पैसा निकाला है उसने। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें एक पॉइंट दे रखा था कि द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट पार। एट पार का मतलब होता है जितने का था उतने का ही इन्वेस्टमेंट बेच दिया गया है। तो अब इन्वेस्टमेंट बेच दिया गया है उसके बदले में आपको कैश मिल जाएगी, तो ये आपका बैलेंस शीट में देख लिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, जैसे आपकी बैलेंस शीट है तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट को, जैसे इन्वेस्टमेंट दे रखा होता है, अब इसको बेच दिया गया है तो इसको हटा करके आप कैश में प्लस कर दीजिएगा। बस उसकी कोई एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे कोई ले तो गया नहीं है, ना किसी पार्टनर को मिला है, तो आपको इसकी एंट्री यहाँ पे कुछ नहीं होगी। बस आपको नई बैलेंस शीट जब बनाएंगे तब बताएंगे उसमें। तो मोस्टली चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। फटाफट आप क्या करिए, एक बार इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करेंगे, देखते हैं यार कितना आता है। इसका बैलेंस आ रहा है आपका 25,000 रुपये का, इसका बैलेंस आ रहा है आपका 15,000 रुपये का और इसका बैलेंस आ रहा है 27,936 रुपये का। ठीक है, और साथ ही साथ आपको देखना होगा कि जब इस तरफ भी सेम अमाउंट लिख लोगे आप लोग, ठीक है, तो ये आएगा 25,000, ये आएगा 15,000, ये आएगा 27,936। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताइए जरा, कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक। फिर हमने देखा कि इसका जैसे हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस सीडी भी लिखना पड़ेगा क्योंकि दो पार्टनर का बैलेंस सीडी आएगा, और टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब ये एग्जीक्यूटर अकाउंट जो आर का बैलेंस आएगा वो एग्जीक्यूटर में लिखोगे, बैलेंस सीडी इन दोनों का निकलेगा। इन दोनों का बैलेंस शीट निकालोगे तो ये 17,100 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 11,050 आ जाएगा। इसका बैलेंस करो तो इसमें एग्जीक्यूटर वाले में लिखोगे 22,936। आप फटाफट इतना नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं इसको इरेज करने। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। उम्मीद है कि सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब हमें चलना है, कह रहा था कि एग्जीक्यूटर का अकाउंट बना दीजिए। हमने कहा ठीक है भाई, एग्जीक्यूटर का अकाउंट बना लो। ये उसका एग्जीक्यूटर का अकाउंट बना दिया, आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब करना क्या है, जो भी एग्जीक्यूटर का अमाउंट है यहाँ पे लिखोगे बाई आर्स कैपिटल अकाउंट। आर्स कैपिटल अकाउंट कितना आया था 22,936 रुपये, और इसको पूरा टू बैंक करके पे भी कर दिया जाएगा, टू बैंक करके 22,936। ठीक है, क्योंकि इसमें कहा गया था कि उसको पेमेंट भी तत्काल कर देना है। हमने कहा ठीक है भैया, तुम जैसा कहोगे हम वैसे ही कर देंगे, क्योंकि हमें तुमसे बड़ी उम्मीद है। हमें तो नंबर चाहिए ना, हमें थोड़ी ना किसी के अपनी मनमानी चलाने की, नहीं हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। सिंपल सी बात है।
अब आपका आर एग्जीक्यूटर बन चुका है। अब आपको देखना है कि पुरानी बैलेंस शीट से हमें नई बैलेंस शीट भी बना लेनी है, क्योंकि अब 2 पार्टनर बच रहे हैं। हमने फटाफट क्या किया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट अगर नोट कर रहे हो तो नोट करते जाइए फटाफट। हम इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट को इरेज कर रहे हैं। आपको याद रखना होगा कि आर के एग्जीक्यूटर को हम, चलो ठीक है हम इरेज नहीं कर रहे हैं, आप कहते हैं तो हम इसी में बना लेंगे, काम चला सकते हैं भाई, बस ध्यान रखना हमने इसका बैलेंस इरेज कर दिया है। हम देखेंगे बैलेंस शीट। ये आपका इसमें नई बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको किस प्रकार से क्वेश्चन कहता है। जब नई बैलेंस शीट बनाओगे तो आपको ध्यान देना होगा। फटाफट आपको देखना था, पुरानी बैलेंस शीट को देखते चलिए। आपने पुरानी बैलेंस शीट देखा, सन्ड्री क्रेडिटर्स पड़े थे, सन्ड्री क्रेडिटर्स पड़े हुए थे। ये आपका लायबिलिटी साइड होता है बैलेंस शीट का, हम बता दें आपको, हमने बनाया नहीं एक्चुअल में। ये अमाउंट का कॉलम हो जाएगा, ये एसेट्स का होता है, ये भी अमाउंट का होता है। आप लोग बना लेते हो, चैंपियन हो चुके हो अब तो तुम। ये आपका 21,000 रुपये का हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को भी। फिर है सिंडिकेटर हो गया, हमने इस तरह बैलेंस शीट में चेक कर दिया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बढ़ता नहीं था तो वो भी आ जाएगा आपका, जो चीज़ नहीं बटा है वो आ जाएगा प्रोविडेंट फंड। आप लोग मीनिंग में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, बुक में लिखी हुई है 4,000 जो है हो जाएगा। फिर आपको देखना है कि इस तरफ का लगभग सारी चीज़ें हो चुकी थी। यहाँ पे 2 पार्टनर के बैलेंस बचे हैं, तो यहाँ पे लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसका है, पी का है और क्यू का है। कितना कितना था, 17,100, 17,000 यहाँ पे 100 लिख दो। इसका कितना था, 11,050। ठीक, ये भी यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग एसेट साइड में। एसेट साइड में देखेंगे कि जो आपका अमाउंट पड़ा हुआ है कितना, बिल्डिंग का, बिल्डिंग आपकी लिख देंगे। अभी आपको इसमें एक नया एडजस्टमेंट आएगा, उसको बताएंगे हम, वही समझाना था आपको। ये है 26,000 का। फिर है आपका डेबिटर, डेबिटर्स हो जाएंगे कितने, हो जाएंगे 15,000 के। ठीक है, फिर है बिल्स रिसीवेबल भी है आपका। अब देखो उसमें एक इन्वेस्टमेंट मिला होगा, हमने इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लिखा। इन्वेस्टमेंट आपको मालूम होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट को हमने सेल कर दिया है। क्या कर दिया है, सेल कर दिया था। तो इन्वेस्टमेंट से हमने कितना पैसा कमाया था, एट पार, यानी जितने का है, यानी 15,000 रुपये का सेल किया था, तो हमें बैंक में पैसा रिसीव हो गए होंगे 15,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे हमने एग्जीक्यूटर का पेमेंट किया था कितना, 22,000। हाँ, वहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा होगा, एक मिनट। तो हमने याद रखना है कि 15,000 रुपये हमें रिसीव हुए थे और 22,000 रुपये हमने 22,936 रुपये हमने पेमेंट भी किया था बैंक के द्वारा एग्जीक्यूटर को। फटाफट देखते हैं, ये सब चीज़ें बैंक में एडजस्टमेंट करना होगा अगर बैंक अकाउंट में पैसा दे रखा होगा तो। हमने ठीक है देख लेते हैं। फिर आप फटाफट देखोगे कि हमने डेब्टर्स लिख दिए 15,000 के जो थे। बिल्स रिसीवेबल भी लिख देना आप, जो आपकी बैलेंस शीट में दे रखा है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है उसको एज टेस्ट कॉपी करना है। बिल्स रिसीवेबल हैं आपके 6,000 रुपये के। फिर आपके हैं स्टॉक हैं, स्टॉक भी आपका एज टेस्ट 12,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे कैश दे रखा है। चलिए, आपको समझना क्या है इस बात को आप थोड़ा सा गौर करिए। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे एक पैसा देखना है, क्या हमारे पास बैंक था बैलेंस शीट में। हमने कहा सर नहीं है, बैंक पुरानी बैलेंस शीट में बैंक नहीं है, तो ये हमने 15,000 रुपये लिए हैं और 22,000 रुपये दिए हैं, तो ये कहाँ से आया होगा। और दूसरी बात, आपको और एक बात समझाते हैं कि यहाँ पे जो आपने P&L सस्पेंस अकाउंट से 1,086 रुपये आर को दिए थे, आर को दिए थे, क्या एक्चुअल में आपने इसको समझा कि ये कहाँ पे रखने होंगे। चलिए, आपको परेशान नहीं होना है, एक मिनट। आप लोग इस प्रकार से करना क्या है आपको कि पहले तो समझना है कि ये जो P&L सस्पेंस अकाउंट हमने इसको दे दिया। अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में कहा था कि भाई अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपको बना नहीं है कि आप उसको P&L सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, तो इसको रखेंगे कहाँ। हमने कहा आप ऐसा करो कि जो ये पैसा है, अब इन 2 पार्टनर्स ने कहीं ना कहीं इन 2 पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस होंगे। अभी नहीं बना, आगे माइनस होगा,
तो हमने कहा इसको आप एसेट साइड में डाल दीजिए, इस जगह पे P&L सस्पेंस यानी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इसका मतलब है कि जब ये लोगों का नया रियलाइजेशन रिवोल्यूशन बनेगा तो जो 2 पार्टनर बचे होंगे ना, वो इस प्रॉफिट को अपने डेबिट साइड में रख करके चुकाएंगे, क्योंकि अभी ये लायबिलिटीज़ किसके लिए है, फर्म के लिए लायबिलिटीज़ के रूप में। अभी हाल में इसको हमने एसेट्स इसलिए रखा है क्योंकि पार्टनर्स का पैसा है, इसका फर्म से दूसरा नाता टूट गया है एक तरह से देखा जाए। अभी इसको कौन चुकाएगा, इसको कुल मिला के वो 2 पार्टनर्स के द्वारा चुकाया जाएगा जब उनका नया सेशन आएगा, यानी 31 मार्च या 1 अप्रैल की जब नई बैलेंस शीट बनेगी। कितना अमाउंट था, 1086, आप लोग यहाँ रख दीजिए। अब बात आती है कि सबसे बड़ी समस्या है कि आपको कैश और बैंक का बैलेंस भी समझना होगा। तो हम यहाँ पे आपको एक छोटा सा अकाउंट बना करके दिखा रहे हैं, वो है आपका बैंक अकाउंट। कौन सा अकाउंट, बैंक या कैश अकाउंट, बैंक मान लो या कैश अकाउंट मान लो, बात अभी हमारे लिए एक होनी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं इसका बाई बैलेंस बीडी कितना था, सॉरी टू बैलेंस बीडी। ठीक है, आप इसको देखोगे क्वेश्चन में तो आपका जो क्वेश्चन में दे रखा है बैलेंस बीडी यानी कैश दे रखा है 6000 रुपये का, कैश दे रखा है आपको 6000 का। हमने ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, आप और देखिए आपको पैसा मिला कितना है। हमने कहा हमने एक इन्वेस्टमेंट बेचा था 15000 रुपये का, तो कुछ कैश वहाँ से मिला था। जितना भी कैश मिलता है डेबिट साइड में, जितना कैश जाता है क्रेडिट साइड में, तो टू इन्वेस्टमेंट कितना मिला था 15000 रुपये, यहाँ हमने रख दिया। हमने कहा और कुछ, हमने मेरा तो भैया इतना ही है। और देखते हैं, अब हमें लगता है कि कहीं से आपको शायद कैश नहीं मिली है। अब आपने दिया कितना है हमने देख लेते हैं, हमने दिया कितना है। हमने दिया इतना है कि पहले तो बाई ड्राइंग लिख दोगे कि सबसे पहले आपको लिखना है कि उसने 5000 रुपये निकाल लिए थे, जो कि आपको यहाँ पे दे रखा होगा। ठीक है, तो बाई यहाँ पे आर्स कैपिटल अकाउंट लिख सकते हो, बाई आर्स कैपिटल अकाउंट लिख दीजिए। ठीक है, और ब्रैकेट लिख देना ड्राइंग के। कितना था ये अमाउंट, 5000 का अमाउंट है, आप यहाँ पे 5000 भी लिख सकते हो। आपका जहाँ से ये हो जाएगा, इसके बाद आपको क्या समझना है कि और देखिए भाई, तो आपको पैसा यहाँ पे रिसीव हुआ था, आपने पेमेंट भी किया है उसके एग्जीक्यूटर को। कितना पेमेंट किया था, यहाँ पे किया था नहीं 22,936 रुपये। तो यहाँ लिखोगे बाई आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट में कितना आ जाएगा, ये 22,936 रुपये। अब आपको मालूम चलना चाहिए कि हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना होता है, बैलेंस कर लो जरा। क्या हमारे पास पैसा बचा, देखो जरा। एक तरीका आपको और बताएं कि ये पैसा इसका बैलेंस किस तरफ आएगा। आपने जो पेमेंट किया है वो कुछ इतना किया है, 27,936 रुपये, 27,936 रुपये का पेमेंट किया है। और आपको मिले कितने, मात्र 21। अब 21 मिले हैं, जबकि बैलेंस तो आपको यहाँ पूरा लिखना होगा ना 27,936। अब 21 मिले हैं तो माइनस कर दीजिए 21 को, कितना आएगा, लगभग 6,936 रुपये, जो कि आपके में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। इसका मतलब आपको बैंक से बैंक लोन के रूप में दिखाना होगा। जब बैंक लोन दिखाओगे, बैंक लोन दिखाने के लिए आपको इस तरफ लायबिलिटी साइड एक यहाँ पे लिखना होगा बैंक लोन अकाउंट। कितना, 6,936 रुपये। अब आप इसको करिए बैलेंस, आपका ये पूरा बैलेंस आ रहा होगा। फटाफट हम बैलेंस देख लेते हैं कितना आ रहा है। इसका बैलेंस आ रहा है आपका 60,086 रुपये और 60,086 रुपये। ये आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अभी भी इसमें कोई आपको डाउट है तो मुझे बताइए, मैं आपके लिए हमेशा सहयोग करने के लिए तैयार रहता हूँ और रहूँगा। 100% कोशिश करूँगा कि आपकी कोशिश हो, जो भी समस्या है आपकी वो मेरे यहाँ से सॉल्व हो सके, क्योंकि आपका रिजल्ट ही मेरा रिजल्ट है। तो ओके, तो आज के लिए इतना ही। और आपको मालूम है जैसा कि इस चैनल के माध्यम से आपको मैं इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी की रेगुलर वीडियोस अपलोड करने का
वादा जैसे किया ही है आप लोगों से, तो मैं कर भी रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपना वादा भी निभाइएगा। रेगुलर इसको शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।